अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया है, और अगर किसी को थोड़ा सा भी इसमें कन्फ्यूजन है उनके लिए बेनिफिशियल ये अभी रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का रिकैप करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बताऊँगा हमने एक अभी तक फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद ही हम ये फोटोसिंथेसिस के जो डिफरेंट फैक्टर्स जो इसे अफेक्ट करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सबके लिए थोड़ा सा मैं फोटोसिंथेसिस का रिकैप करता हूँ। अब देखिए, हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो करते क्या हैं, वो बेसिकली सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है। सॉइल से वाटर लेते हैं और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और लीफ में ये ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज बनाने के लिए जो ये एनर्जी यूज़ करते हैं वो क्या है, दैट इज़ द एनर्जी फ्रॉम सन। और इस एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं, इसको फूड की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इनसाइड द लीफ। और आपको मैंने बताया कि लीफ के अंदर ये बेसिकली किस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीफ के अंदर। लीफ इज़ द, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखिए जो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। आपको आएगा क्वेश्चन कि बताइए ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है प्लांट का, ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, द लीफ इज़ द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट का एक ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्दर आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और उन सेल्स का नाम क्या है, दोज आर मीजोफिल सेल्स। तो ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं वो यही है कि ये किन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में। उसका आंसर आप क्या करेंगे, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ जो ये मीजोफिल सेल्स हैं उनमें किस ऑर्गेनली में, या हम कह सकते हैं सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, सेल का किचन कौन है, तो उस वक्त भी क्लोरोप्लास्ट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। या यहाँ पे मैंने फिर कहा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है दो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऑलरेडी आपको पता है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर एक स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में कुछ जो पाइल्ड सैक्स होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स, उनको क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स। या ये जो ये सारा है, दिस इज़ द ग्रैनम, ये मैंने ऑलरेडी बताया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमें बताइए कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा पिगमेंट कौन सा है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। तो उस वक्त आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्लोरोफिल, इजंट इट, आपको क्लोरोफिल सेलेक्ट करना है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है उसमें आयन कौन सी है, मेटल आयन कौन सी है, मेटल कौन सा है इसमें, इसके स्ट्रक्चर में। तो उस वक्त आपको मैग्नीशियम को सिलेक्ट करना है। समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। ऐसे ही ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से ऐसे आपको पॉइंट जॉट डाउन करके अपने लिए रखने, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्लोरोफिल करता क्या है, ये ऑलरेडी आपको पता। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स द सनलाइट। तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट कौन करता है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट ये कौन करता है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट भी। इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है, वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द, आप लिखोगे क्लोरोप्लास्ट। अगर वहाँ क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे ये ऑप्शन हो सकती है कि वहाँ पे वो थैलाकॉइड्स लिखते हैं, TH, थैलाकॉइड्स होगा, थैलाकॉइड्स ऐसे लिख सकते हैं। या अगर ये नहीं लिखा होगा वहाँ पे ऑप्शन होगी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। अगर ये भी ऑप्शन ना हो तो वहाँ ग्राना लिखा होगा या ग्रैनम लिखा होगा। तो ये समझेंगे आप, ये याद रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन द ग्रैनम आप लिख सकते हैं, ग्रैनम लिखा होगा वहाँ पे ऑप्शन, या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होगा, या थैलाकॉइड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लिख सकते हो उसमें, या वहाँ पे ये लिख सकते हैं, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, और वो लिख सकते हैं क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स और ग्रीन कलर टू द प्लांट। ये जो क्लोरोफिल है ये कौन सा कलर है इसका, आप सबको पता है, दिस इज़ ग्रीन इन कलर।
एंड दिस इज़ द ग्रीन पिगमेंट, सो ग्रीन कलर प्लांट का इसी की वजह से। ये चीज़ें आपको याद रखनी इसमें, सीखने के लिए कंसेप्ट सीखना है, लेकिन फिर इसमें जो चीज़ें याद रखनी होती हैं वो यही होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आप हमें बताइए कि कुल इसके लिए रॉ मटेरियल कौन लगता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन है। अच्छा, इसी तरह से अगर क्वेश्चन आया, आप बताइए प्रोडक्ट कौन है फोटोसिंथेसिस का, एंड बाय प्रोडक्ट कौन है। ठीक है, प्रोडक्ट कौन है और बाय प्रोडक्ट कौन है, ये आप समझेंगे। आपको मैंने जब पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, आपको पता है मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर, ये जब मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये मैंने कहा था कि इससे क्या बनता है, आप मुझे बताइए। ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज, प्लस मैंने बताया था 6 टाइम्स ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहीं पे सारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, और ये वाटर है, दिस इज़ द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आपको अगर पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन आप ये भी वहाँ पे अगर ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है तो ठीक है, अगर तीसरी ऑप्शन भी दी है कि सनलाइट भी, काफ़ी सारे ये भी कहते हैं कि बिल्कुल सनलाइट भी रॉ मटेरियल की तरह, रॉ मटेरियल है नहीं, एक एनर्जी सोर्स है, लेकिन बुक्स लिखती हैं कुछ की दिस कैन बी ऑल्सो सेट टू बी एज रॉ मटेरियल। तो अगर ये भी ऑप्शन में आ रहा है, फिर इन तीनों को कहीं भी ऑप्शन में रखा है तो फिर तीनों को लिख सकते हो आप, या इसको सनलाइट भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये दो ही इसमें रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट होता है दिस ग्लूकोज, दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन ऐसे ही निकाल सकते हो। और ये जो है ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता है, दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे, समझ आ रहा है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जब आपने सीखा होगा फिर इन क्वेश्चंस को करना मुश्किल नहीं होगा आपको। अच्छा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप हमें बताइए कितने स्टेप्स लगते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक स्टेप में कि 2 स्टेप में, तो ये 2 स्टेप है। फिर फर्दर पूछ सकते हैं 2 स्टेप्स, फिर फर्दर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आप हमें बताइए एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट किस स्टेप में बनता है। वहाँ पे लिखा होगा लाइट डिपेंडेंट स्टेप या लाइट डिपेंडेंट फेज़, दूसरा लिखोगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज़। तो आपको लिखना है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ठीक है ना, ये कहाँ पे बनता है, मैंने आपको बताया लाइट डिपेंडेंट की लाइट के बगैर जो दूसरा फेज़ होता है, फिर दूसरा फेज़ लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क फेज़ जो होता है, या डार्क फेज़, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ ऐसे कई सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं यहाँ से। अच्छा, आपसे पूछेंगे आप हमें बताइए, ऐसे पूछेंगे आप हमें बताइए कि यहाँ लाइट डिपेंडेंट फेज़ या डार्क रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ वहाँ पे केल्विन साइकिल लिखा होगा, केल्विन साइकिल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या वहाँ पे ये भी आ सकता है C3 साइकिल, ऐसे लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में सिंथेसाइज होता है। अच्छा, अब ये अगर उधर क्वेश्चन आए कि आप बताइए हमें वाटर का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होता है, अगर ऐसे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड O2 रिलीज किस फेज़ में होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर क्या लिखेंगे, पहले वाले फेज़ में जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट फेज़, है ना, ये ऑप्शन वहाँ पे होगी। इसी तरह से आपके सामने अगर उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा, आपसे पूछेंगे कि बताइए गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स कहाँ से करते हैं, किन पोर्स से करते हैं, कि ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और बाहर ये ऑक्सीजन डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, वो किन छोटे छोटे पोर्स से होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ पे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ देयर नेम, वो बता सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, स्टोमेटा। अगर इन्होंने फर्दर इसमें पूछा कि आपसे पूछेंगे बताइए स्टोमेटा के आसपास 2 सेल्स होती हैं जो इन्हें गार्ड करती हैं, जो कि उस पोर के साइज़ को कंट्रोल करते हैं। पोर ओपन या क्लोज उन्हीं सेल्स से होता है, उन सेल्स का नाम क्या है, तो आप उस वक्त क्या लिखेंगे, गार्ड सेल्स, समझ आ रहा है, यू वुड राइट गार्ड सेल्स। अनदर थिंग वहाँ पे अगर पूछा उन्होंने कि आप हमें बताइए एसिमिलेटरी पावर
इज़ जनरेटेड इन विच फेज, यहाँ पे, या एसिमिलेटरी सब्सटेंसेस, एसिमिलेटरी, ये क्वेश्चन अगर आया एसिमिलेटरी पावर लिख सकते हैं हम, चलो पावर या सब्सटेंस कुछ भी लिख सकते हैं, एसिमिलेटरी पावर या एसिमिलेटरी मॉलिक्यूल्स कुछ लिख सकते हो, इज़ जनरेटेड इन विच फेज, किस फेज़ में, पहले फेज़ में कि दूसरे फेज़ में। देखिए एसिमिलेटरी पावर जो है, ये मैंने जो आपको लाइट डिपेंडेंट फेज़ पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि NADH भी बनेगा और ATP भी बनेगा, जो कि यूज़ होगा किस में, लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ में या डार्क फेज़ में। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये एसिमिलेटरी पावर क्या क्या है, NADH एंड NADPH एंड और क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ये नहीं रखने की, आप ये वाली रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपसे पूछेंगे विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारे पास मैंने बोला था पैसा, हमारे लिए जो हम पैसा यूज़ करते हैं, हमारे पास 1000 रुपये हैं, लेकिन उसकी जो करेंसी है वो क्या है, रुपया ना, हमारा रुपया है वो। इसी तरह से ये ATP जो है ना, हमारी एनर्जी करेंसी जो है वो ATP है, कि हर दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर रहती है या एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है वो किस फॉर्म में होती है, वो ATP की फॉर्म में होती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, वो मैं आगे बताऊंगा फर्दर क्या होता है कि ये जो ATP है ना, आपको मैंने बताया था कि ATP जो है इसमें 3 फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, 3 फॉस्फेट बॉन्डेड होते हैं, और जब इनमें से एक निकलता है, 1 फॉस्फेट निकलता है, वो बनता है ADP बनता है। ठीक है, एक फॉस्फेट जब इनसे निकलता है ADP, और ये काफ़ी सारी एनर्जी फिर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एनर्जी जहाँ पे भी ज़रूरत एनर्जी लगेगी वहाँ पे ऐसा होता है कि ATP से ADP बनता है और एक फॉस्फेट बनता है और एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, फिर यही ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोबारा कंबाइन होकर ATP बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे रिलीज़ की, यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। ये अलग कंसेप्ट है, आगे भी बहुत जगहों पे आएगा, इससे डरिएगा नहीं अभी, डोंट। और एक हेजिटेशन भी नहीं करनी चाहिए कि आपको अगर कहीं नहीं समझ आते अच्छे से बताइए, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द ईमेल, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी बताइए, डरिए मत। आपके लिए मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कराने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट थिंग जो है वो ये आपको समझ आ गया कि ये चीज़ें जो है, अगर उन्हें फर्दर पूछा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उन्हें बता दिया, उन्होंने बता दिया, आप हमें बताइए कि ग्लूकोज, याद रखेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लगते हैं, ये पूछ सकते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं, समझ आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से पूछ सकते हैं कितने ATP लगते हैं और कितने NADPH लगते हैं। बन गए ना खतरनाक क्वेश्चन, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितने लगते हैं, वाटर कितने लगते हैं, ATP कितने लगते हैं, NADPH कितने लगते हैं। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसके लिए जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो याद रखेगा। ठीक है वो ये है कि ये पहले मैं अरेंज करता हूँ, चलो ये यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ, CO2, ठीक है, वाटर, NADPH एंड ATP। ठीक है, इस तरह से मैंने ये अरेंज किया। आप देखिए, आप अच्छे से देखिए, आपको ये बस याद रखना है, 1:1:2:3। समझ आ रहा है, ये ग्लूकोज बनाने के लिए या किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अच्छा चलो ग्लूकोज लिखते हैं कि ग्लूकोज को बनाने के लिए, या अभी आप छोड़िए ग्लूकोज, आप देखिए इनमें क्या लगता है, ये जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 लगेगा, वाटर भी 1 लगेगा, तब NADPH कितने लगेंगे, 2, और ATP 3। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, देखिए ये वाली रिएक्शन देखिए, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6 टाइम्स वाटर, 6 वाटर से कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकलते हैं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये समझ आया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मिला के 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, और कितने ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, 6 ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। समझ आ रहा है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर लगते हैं, और इसके साथ साथ 6 ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए
एक मिनट में इस साइड में दिखा देता हूँ, यहाँ फिनिश होगा पेज। मैं जो ये फार्मूला बताता हूँ ये एक बार फिर मैं बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपको ऐसे याद रखना है कि इनके दरमियान जो रेशो है, अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ मैं फॉर एग्जांपल आपका वाटर दिखा रहा हूँ, फिर आपका NADPH दिखा रहा हूँ, NADPH दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपका ATP दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन भी दिखा देंगे, ठीक है, चलो यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिखा देंगे। तो इसके लिए आप ऐसे याद रखेंगे 1:1 1:1 2:3, ये याद रखेंगे 1 1 1 2 3 इनके लिए। अब देखिए जहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड 6 लगते हैं, ऑक्सीजन भी 6 लगेंगे, हाइड्रोजन भी 6, ये वाटर भी 6 लगेंगे, लेकिन बताइए NADPH कितने लगेंगे? 6 × 2 कितने हो गए? 12 NADPH। एंड ATP कितने लगेंगे? 6 3 18 ATP। तो ये आप याद रखेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सपोज अभी तो पूछा ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए आपको कितने ATP लगेंगे। तो आपको यहाँ पे फार्मूला पता है कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर लगता है तो हमें कितने ATP लगते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड लगता है तो हमें 3 ATP लगते हैं। यहाँ पे अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितने हैं? 6 3 18। समझ आ रहा है कंसेप्ट कैसे है? अगर वहाँ पे एक ग्लूकोज नहीं, वहाँ उन्होंने पूछा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता है मे बी अगर कभी पूछा तो फिर क्या करेंगे? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितने लगेंगे? आपको पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 और 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 12 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे। और अगर 12 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे तो आप मुझे बताइए कितने ATP लगेंगे? दैट मीन्स 12 × 3 36 ATP। अगर ATP नहीं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल NADPH पूछ रहे हैं तो आप करेंगे 12 × 1:2। अगर ये 1 है, ये 2 हैं, अगर ये 12 हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 12 × 2 = 24 NADPH। ये मैक्सिमम से इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे आपको। इससे अगर पूछेंगे भी तो वैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन रखता हूँ, होमवर्क सारा ही मैं नहीं बताऊँगा, ये देखेंगे आप। व्हाट इज़ कंपनसेशन पॉइंट? व्हाट इज़ कंपनसेशन पॉइंट? ये मुझे आप बताएंगे क्या है। और हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आपने सुना है ना कि हमें रात को पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए या बैठना नहीं चाहिए, क्यों? वाई शुड वी अवॉइड रेस्टिंग अंडर ट्री एट नाइट? ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप बताएंगे कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। आपको पता होना चाहिए प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं, ठीक है। हर किसी सेल को ज़िंदा रखने के लिए रेस्पिरेशन करनी है, वो आगे बताऊंगा मैं। ये चीज़ें आगे आएंगी, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे प्लांट की रेस्पिरेशन आपको पढ़ानी है, वहाँ से भी मैं फिर बताऊंगा सारी चीज़ें। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं तब तक टॉपिक को नहीं छोड़ता हूँ जब तक मैं पूरा उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं दूँ। अगर मैंने ये सारा फिनिश भी किया होगा, एक बार मैं फिर भी इसी तरह से रिविज़न आपका करूँगा। मैंने पिछले मतलब जो मैंने बैच किया था उनमें भी मैंने रिवाइज़ किया था। रिवीजन एक अच्छा रहता है, उसमें आपको क्या आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वही मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, वाई शुड वी अवॉइड रेस्टिंग अंडर ट्रीज एट नाइट? क्यों? रात को क्या हो सकता है दिन में? अच्छा ये छोड़िए, अब एक पॉइंट आप जहन में और याद रखेंगे कि अगर वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए फोटोसिंथेसिस इज, नीचे लिखा होगा ए एनाबॉलिक प्रोसेस, बी कैटाबॉलिक प्रोसेस, सी एम्फीबॉलिक प्रोसेस। ये हो गया और एक लेवल का क्वेश्चन। अगर ऐसे पूछेंगे फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एम्फीबॉलिक, आप क्या लिखेंगे? आप ये समझेंगे, एक पॉइंट समझेंगे ऐसे कि कहीं पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर 2 छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? याद रखेगा, ये इसके आगे पीछे ज़्यादा नहीं घूमना आपको, बस ये याद रखें, इतना पॉइंट ध्यान में रखिए, बस हो गया, इससे आपका काम हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। और अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल है
उससे या बड़ा सब्सटेंस है उससे छोटे सब्सटेंस से छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। बस ये 2 पॉइंट आप जहन में रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे बताइए, और हाँ, अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, या एनाबॉलिक प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, कैटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है? अब आपके लिए वहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, अब अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं कि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस। अब मुझे खुद बताइए, आपको मैंने पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस, मुझे बताइए इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लगता है? वाटर, और बनता क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? C6। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछते हैं, H12O6। समझ आ रहा है? अब ये ग्लूकोज है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये इसकी फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। अब मुझे आप खुद ही बताएं, क्या आपको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बड़े हैं इससे? नहीं, ये तो छोटे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है, छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं इनटू ए लार्ज मॉलिक्यूल, या लार्ज सब्सटेंस कहिए, आप कुछ भी कहिए, एंड इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? एनाबॉलिक प्रोसेस। ये देखिए ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। अब चलिए, ये इतना तो क्लियर है, लेकिन हम अब फर्दर देखते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस में। देखिए, आपको पुराना कुछ समझ आया ना है, ये अगर आपने याद रख लिया, जहन में रख दिया, मानो आपका काम हो गया। यू हैव टू नॉट वरी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो आप निकाल देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, इंशाल्लाह। अब देखिए, आपसे मैं ये बता देता हूँ, हाँ, हम अब देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, क्या कोई फैक्टर, क्या कोई कंडीशन है, या क्या कोई सब्सटेंस है जो कि इसको अफेक्ट कर सकता है? क्या कोई किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है? तो उसी को हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, ठीक है। आप देखिए कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। आपको पता है, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, हमें पता है कि यहीं पे दोबारा बता देता हूँ। वैसे ये एक प्लांट है, बिल्कुल ये एक प्लांट है, इसके ये रूट्स हैं, सपोज ये इसका स्टेम है, यहाँ पे इसकी ब्रांच है, दिस इज़ इट्स लीफ। समझ आ रहा है? आपको पता है, जो इस तरह से पढ़ाना होता है ना, जिसे कहते हैं रियल टाइम टीचिंग। रियल टाइम मीन्स कि इसमें जो मैं बोलूँगा वो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूँगा, ये ज़्यादा जहन में रहता है दैन अगर पहले से ही बनाया होगा। वो पता नहीं, उसमें एक्सप्लेनेशन डिफरेंट तरीके से नहीं कर सकते, वो एक तरीके से बनाए उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता इंसान। समझाया? और उसमें अगर पूरा लिखा है यहाँ पे, उसमें रियल टाइम टीचिंग उसे नहीं कहते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे सारा वही फिर उसमें एक्सप्लेन करना है ऐसे। उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं होती और ज़्यादा अच्छे से बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं होता है। दिस कॉल्ड रियल टाइम टीचिंग। जो वर्ड्स बता रहे हैं वो वर्ड्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, वो डायग्राम्स बन रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बट मैं अगर आपको वो भी लगता है थोड़ा सा कि पहले से लिखूँ थोड़ा सा फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, वो भी बेटर रह सकता है कि कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, उससे आपका टाइम बच सकता है, वो मुझे पता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी। आई पर्सनली थिंक, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से पढ़ाता आया हूँ मैं, तो मुझे लगता है। अब ये अगर वैसे भी आप चाहते हैं तो वैसे भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये एक प्लांट है। प्लांट आप पता है कि ये इसको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? रूट से क्या लेता है? ज़मीन से वाटर। अच्छा, इसी तरह से एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू पोर्स, उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा, आपको पता है। तो ये 2 चीज़ें इससे लगती हैं। अच्छा, मुझे बताइए, क्या सनलाइट के बगैर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? आपको मैं फर्दर आगे थोड़ा सा जब पढ़ाऊँगा, वैसे वो इकोलॉजी में आएगा, जिसमें मैं क्लैडोड्स के बारे में बताऊँगा, या छोड़िए अभी वो नहीं बताता हूँ। तो उस वक्त भी आप समझेंगे कि स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, या स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। आई नो, थोड़ा सा वो इकोलॉजी के रिलेटेड हो जाएगा, जो मैं थोड़ा सा फिर पढ़ाऊँगा। वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो फोटोसिंथेसिस से मिलेंगे, ठीक है। वो आगे भी मैं बताऊँगा। जैसे सन
यहाँ से है, सनलाइट भी लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी, ये तीन चीज़ें तो लगती ही लगती है ना। दीज आर वेरी मच नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पे चलो वो भी बता देते हैं। यहाँ को आपको पता है कि क्लोरोफिल भी लगता है, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, इजंट इट। अच्छा, और कुछ लगता है इसको फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है? सनलाइट भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वाटर भी आ गया और क्लोरोफिल भी आ गया, आई थिंक। और यहाँ से आपको लगता है कुछ नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन हमें अगर देखना है कि इसको क्या इफेक्ट करेंगे, एक तो वो चीज़ें इसको इफेक्ट करेंगे, उनका होना ना होना इस पर इफेक्ट करेगा जो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट है। और ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है आसपास, ये भी प्लांट को इफेक्ट कर सकता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन भी कर सकता है। इसी तरह से जो ये सनलाइट है, सनलाइट की वजह से आपको पता है इससे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर जो है, TEMP शॉर्ट फॉर्म है, ओके, टेम्परेचर जो है ये भी अफेक्ट कर सकता है प्लांट को, प्लांट की फोटोसिंथेसिस को। अब इन्हीं चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं सनलाइट की बात करता हूँ, ठीक है, सनलाइट की बात करता हूँ। अब सनलाइट कैसे इफेक्ट कर सकती है फोटोसिंथेसिस को? क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये देखेंगे। देखिए, सनलाइट जो है आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से ये पढ़ाया करूँगा, उससे ज़्यादा अच्छे से पॉइंट के हिसाब से आपको जहन में ज़्यादा अच्छे बैठेगा। अब देखिए, सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सनलाइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। के बगैर तो फोटोसिंथेसिस होना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और अब सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है, क्या होती है? इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ। जैसे पास से लाइट वो ज़्यादा तेज़ दिखती है, दूर से लाइट वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है, उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। इंटेंसिटी और एंड कितना टाइम तक ये लाइट पड़ेगी, ड्यूरेशन, ये दोनों इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी क्या है ये भी अभी बताऊंगा। देखिए, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन आपको समझ आ गया कि इंटेंसिटी के कितना ज़्यादा लाइट कंसनट्रेटेड है। जैसे जितना आप लाइट के पास जाते हैं तो ज़्यादा लाइट पड़ती है ना, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, वो इंटेंस बीम होता है, क्लोजली पैक्ड उन पर वो होते हैं, रेज होते हैं, तो वो इफेक्ट करता है। और कितना कितने टाइम तक लाइट पड़ेगी वो भी इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अब देखिए इफेक्ट क्या होता है। देखिए, आपको पता है जब प्लांट्स रात को लाइट नहीं होती है उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ? सुबह से स्टार्ट होगा, जब धूप निकलेगी सुबह, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस। और इसका मतलब है कि लाइट जितनी हम इंक्रीज़ करते हैं, चाहे इंटेंसिटी हो या ड्यूरेशन, वो फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों से क्या होता है, इनिशियली अगर हम देखेंगे इट इंक्रीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये इसका एक लिमिट होता है, कि एक लिमिट के बाद जब ये लाइट बराबर जितनी प्लांट को चाहिए, उसकी सैचुरेशन हो गई, सैचुरेशन मतलब जितनी इसको चाहिए उतनी मिल गई, उसके बाद ये इंक्रीज़ नहीं करेगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस पे ये कोई इंक्रीज़ नहीं, वो बराबर रहेगा, उसी रेट में फोटोसिंथेसिस होगा जो कि सैचुरेशन रेट पे होगा। चाहे उसके बाद कितनी भी लाइट आप डाल दो, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कहाँ तक? आफ्टर सैचुरेशन होने के बाद कि लाइट जितनी चाहिए उतनी मिल गई। आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन ऑफ लाइट या लाइट सैचुरेशन क्या होती है, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा फोटोसिंथेसिस, कांस्टेंट रेट। समझ आ रहा है? ये समझ आ गया आपको, आई नो। अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि यहाँ पे इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का आपको पता चल गया, लेकिन एक चीज़ ये भी आप कहीं याद रखिएगा कि जब लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा देर तक बहुत इंटेंस लाइट पड़ती है, तो ये क्लोरोफिल को डैमेज करती है। क्लोरोफिल जब इससे भी ज़्यादा बहुत टाइम तक रहती है, क्लोरोफिल डैमेज होगा, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय होगा या ब्रेक हो जाएगा इसका क्लोरोफिल नहीं। और उससे क्या होगा आप मुझे बताइए कि सैचुरेशन जब हुई थी ये कांस्टेंट रेट था, लेकिन जब ये क्लोरोफिल डैमेज होगा फिर क्या होगा? आप बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होगी, फोटोसिंथेसिस क्या इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज फर्दर, और अल्टीमेटली ये स्टॉप भी हो सकता है जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्लोरोफिल हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बारे में ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आप क्वालिटी ऑफ लाइट क्या होती है ये याद रखेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। क्वालिटी मीन्स कि किस वेव लेंथ की लाइट है। जो हम लाइट देखते हैं ना, सोलर रेडिएशन या सोलर रेडिएशन आप कहिए, या सनलाइट देखते हैं ना, ये एक किस्म की लाइट नहीं होती है, इसमें बहुत सारे किस्म की
लाइट्स होती हैं, वेवलेंथ्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बारे में नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें गामा रेज होती हैं। गामा रेज क्या होते हैं? गामा रेज। इसमें एक्स रेज होती हैं, समझिएगा। इसमें यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह से इसमें इंफ्रारेड होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, या लास्ट में इसमें रेडियो वेव्स भी होती हैं। अब ये देखते हैं इनकी किसकी कितनी क्या वेवलेंथ है, वो आप याद नहीं रखेंगे, लेकिन एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि लाइट जो है इसमें एक बैंड की तरह होती है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट रेज होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, वो ये है, उसे कहते हैं विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट है, ये वो लाइट है जिससे हम एक दूसरे को देखते हैं। समझ आ रहा है? ये वो लाइट है जिससे हम एक दूसरे को देखते हैं। ये इंफ्रारेड जो है ना, ये एनवायरनमेंट को हीट देती है, जिससे हमारे आसपास गर्मी है वो इसकी वजह से है। लेकिन देखने के लिए ये लाइट चाहिए, और देखने के लिए ही नहीं, ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी चाहिए। ये नहीं, इसको क्या चाहिए प्लांट को? विजिबल लाइट। इसीलिए विजिबल को लाइट को हम कहते हैं सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। समझ आ रहा है? और शॉर्ट में वहाँ पे लिख सकते हैं PAR। ये परी का पार नहीं है, वहाँ ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये पार ये रेफर करता है। वहाँ बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वहाँ नीचे PAR लिखा होगा। आप सोचिए ये परी का पार है, उस पर कौन सी फोटोसिंथेसिस? नहीं, ये दिस इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ ये 380 से लेके 700 तक होती है, लेकिन लिखते हैं अक्सर बुक्स लिखते हैं 400 to 700 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। और अगर इस पार को आप प्रिज्म के ज़रिए देखोगे, प्रिज्म के ज़रिए, ठीक है, यहाँ से ये पार फोटोस, ये जो ये विजिबल लाइट ये पास करोगे, इसमें एक्चुअली 7 कलर निकलेंगे। इसमें 7 कलर्स होते हैं। कितने? 7 कलर की लाइट्स होती हैं। वो कलर्स कौन से हैं? आपने बचपन से सुना होगा, VIBGYOR, विबग्वायर। सुना है? VIBGYOR, विबग्वायर आपने सुना है। याद रखिएगा, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड है। और ये लाइट है, ये डिफरेंट कलर्स जो हैं, ये किसके हैं? ये इस विजिबल लाइट के फर्दर डिविजन्स होते हैं। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो आएगा डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट तो चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किस में? रेड लाइट में। रेड लाइट आप डेंजर याद रखिएगा, हाँ, रेड लाइट, ठीक है। रेड लाइट से थोड़ा कम आपका ब्लू लाइट में, और ब्लू से थोड़ा येलो में, ठीक है। उसके बाद चलते चलते लास्ट जो इसमें है दैट इज़ ग्रीन। और मैंने आपको शायद बोला इससे पहले कि ग्रीन लाइट ये रिफ्लेक्ट करते हैं सारे, और जो लाइट ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, वो कहाँ लगेगी? फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ये देखेंगे आप कि हम यहाँ से इस क्वेश्चन में इसको समझेंगे। मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइट भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को। अब भला आप समझ सकते हैं कि आप मुझे बताइए, आपने एक प्लांट लिया है, उसको आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उसको आप दिन रात ग्रीन लाइट से बोलते हैं आप करो ना फोटोसिंथेसिस, आप करो, वो करेगा क्या बेचारा? ग्रीन लाइट लगती नहीं है फोटोसिंथेसिस को। तो उसके लिए आपको अगर अच्छे से फोटोसिंथेसिस कराना है, रेड एंड ब्लू लाइट उसको प्रेजेंट कीजिए, तो रेड एंड ब्लू में उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बेहतर से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये हो गया आपका लाइट। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द शेड लविंग प्लांट्स जो होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स और ऑल्सो कॉल्ड, जो कि शेड में रहना पसंद करते हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, सन लविंग प्लांट्स जो होते हैं, सन लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड। ज़रूरी नहीं कि मैं सभी चीज़ें खुद बताऊं, आप ये देखिए, शेड लविंग प्लांट्स एंड सन लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड। इसमें नहीं आता है, कभी पेपर की तरफ ध्यान रहता है तो मोबाइल में समझ नहीं आता कहाँ से। शेड लविंग प्लांट्स एंड सन लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि
लाइट की क्वालिटी भी इफ़ेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। हमें अगर फोटोसिंथेसिस बेटर करनी है तो कौन सी, रेड एंड ब्लू लाइट को यूज़ करना है। ये आ गया आपका सनलाइट। अब हम सनलाइट के बाद दूसरे फैक्टर को उठाते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CAR, आज मैं पूरा लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। भले बड़ा क्लास हो जाए लेकिन मैं पूरा वर्ड लिखा करूँगा, मे बी किसी को वो शॉर्ट वर्ड समझ ना आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी केमिकल फार्मूला क्या है, CO2। समझ आ रहा है? अब देखिए, आपको मैं एक खास चीज़ बता देता हूँ। हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह है, लेकिन आजकल जो काफ़ी सारे रिसर्चर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि कोई टेंशन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा, अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 तक ही है इन्वॉल्व बाय वॉल्यूम, ये इतने % है बाय वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर में। कुछ रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि इसको अगर 0.05 तक भी ले जाएंगे तो टेंशन नहीं है, और ये बेनिफिशियल रहेगा। कहते हैं क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ाएंगे, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्लूकोज बनाया जाता है, तो प्लांट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनमें जो प्रोडक्टिविटी होगी वो जितना हमें वहाँ से प्रोड्यूस देंगे वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको काफ़ी फेवर करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ 0.03% बाय वॉल्यूम। और ये अभी कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितना आप बढ़ाओगे उतना आपका फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपको पता है दिस इज़ द रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीजेस। ओके, एंड इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में रखिएगा। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, और क्या कहते हैं रिसर्चर्स, कहते हैं कि हाँ, आप 0.03 से लेके 0.05 तक इसे ले सकते हैं। आप अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होगा, और हमें जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हर किसी के लिए। लेकिन इसके बाद अगर आप इसके ऊपर भी इसको दखल देते हैं, और कुछ तो आज कहते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ कहते हैं कि इसके ऊपर भी अगर आप दखेल दोगे तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है। ये क्यों कहते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ कहते हैं, और ये क्यों कहते हैं कि इसके बाद भी अगर 0.5 से ऊपर हम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है। आप सबको पता है कि आगे बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, कहाँ पे, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, जब आपका वो ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा था। ये देखिए, अभी जो CO2 है, दिस इज़ ए ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस है ये। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपको पता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से फिर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा है। इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग ग्लोबल वार्मिंग, नहीं ग्लोबल वार्मिंग, मैंने वाटरिंग लिखा था, अगर ग्लोबल वाटरिंग होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये आ गया, आपका समझ आ रहा है। तो इसको ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बढ़ाएंगे। अब एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपको भी पढ़ाया जाए या केस वालों को ही पढ़ाएंगे वो, एक कंसेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड कार्बन। अब कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बहुत जिसका हाहाकार आजकल मच रहा है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये जो बैड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बैड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसको हम गुड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं आगे आई थिंक आपको भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको भी है ना पॉल्यूशन। तो ये इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें हम बैड कार्बन को गुड कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट इट इनटू किस में, गुड कार्बन डाइऑक्साइड किस में, दैट इज़ हम इसे ग्रीन कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी समझने की कोशिश नहीं करना, बस बता रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जहन में रखेंगे आइडिया बस। इसी तरह से आपका इसको हम ब्लू कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, इस कार्बन के रिलेटेड बहुत कुछ है आपके उसमें, और केस में अक्सर कुछ क्वेश्चन जो है, या आप आई थिंक कि आपको भी पूछ सकते हैं, जो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपका आता है, वो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, वो पोल्यूशन में पढ़ाऊँगा। आपका आता है कार्बन फुटप्रिंट, आता है आपका आता है कार्बन हैंडप्रिंट, ये ऐसे कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, कार्बन क्रेडिट वो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें
कार्बन मार्केट की किस्सा होता है, तो वो अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको इकोलॉजी में, लेकिन मेरे यहाँ पे आप एक पॉइंट जहन में रखेंगे जो आपको रखना है बस, कि कार्बन डाइऑक्साइड का इफ़ेक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस पे, फर्टिलाइजेशन इफ़ेक्ट, कि ये फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। बस ये जहन में रखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाटर भी हुआ आपका, नहीं वाटर नहीं हुआ, क्यों हुआ, हमने वाटर के बारे में नहीं, वाटर के बारे में नहीं पढ़ा अभी हम। चलो से हम पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में वाटर। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन, याद रखिएगा, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर एनर्जी निकालनी है ना, जो आगे हम पढ़ेंगे प्लांट्स कैसे यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन, आपके सिलेबस में इन्होंने रखा है रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट्स में भी हम पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में लगता है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने लिए एनर्जी निकालते हैं खुराक से, एनर्जी, उसको तोड़ते हैं, खुराक को, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं। तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ये समझेंगे आप कि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि आपके जितना ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, प्लांट्स में या प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो प्लांट्स में एक प्रॉब्लम होती है कि उनमें जो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज़ होता है। फोटोसिंथेसिस जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, एटीपी, सॉरी, इसमें पहले इसमें जो लाइट रिएक्शन उसमें एटीपी एंड NADPH बनते हैं, और इससे क्या हमारा फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, समझ आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये तो डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन जितना इंक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीज्ड, लेकिन और एक नुकसान ये भी होता है कि इससे एक बहुत ही गंदी प्रोसेस इंक्रीज होती है एक प्लांट में, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। फोटो रेस्पिरेशन इतना याद रखेंगे कि ये एक नुकसानदेह प्रोसेस है, इसमें हमें ATP एंड जो NADPH होते हैं ये ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इनका वेस्टेज होता है। बस इतना आप याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन जितना इंक्रीज़ करेंगे, ये पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद आपका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, ठीक है, टेम्परेचर, टाइम कितना हुआ इसमें, कहाँ पे है ये, ओह माय गॉड। चलो इसे फटाफट फिनिश करते हैं। आप टेम्परेचर और उसके बाद थोड़ा वाटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए टेम्परेचर जो है, अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, स्लाइड इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है फोटोसिंथेसिस के। ये फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। क्यों ये फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, लेकिन आपको समझना है ये क्यों इंक्रीज़ करता है। देखिए जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, उसमें जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन पर्टिकुलरली डार्क रिएक्शन, जो दूसरी रिएक्शन है, जो दूसरा स्टेप है, उसमें कुछ एंजाइम्स का काम रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उनका नाम आपको याद नहीं करना, क्या होते हैं उसमें कुछ नहीं याद करना। उसमें कुछ एंजाइम्स का बहुत ही अहम रोल होता है, समझ आ रहा है। और एंजाइम्स जो होते हैं इनकी फंक्शनिंग टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, याद रखिएगा, इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देते हैं टेम्परेचर को, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। समझ आ रहा है। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हम कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इट हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अगर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो आपका फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में कुछ अहम एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ आ रहा है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एंजाइम है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो एंजाइम जो होता है इसमें डिनेचुरेशन होती है। समझना नहीं है डिनेचुरेशन क्या, बस इतना याद रखेंगे कि एंजाइम जो है ये अपनी फंक्शन लूज़ करता है। तो अगर एक्सेस टेम्परेचर हो जाएगा, तो आप मुझे बताएं एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो आप मुझे बताएं एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम डिसफंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं है। अब आप खुद ही बताइए मुझे, क्या फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगी कि फोटोसिंथेसिस फिर डिक्रीज़ होगी? फोटोसिंथेसिस फिर डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम अब फंक्शनल नहीं रहेगा। ये जहन में रखेंगे आप टेम्परेचर के बारे में। और टेम्परेचर के बारे में एक और पॉइंट में आपको अहम चीज़ ये बता देता हूँ कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है ना प्लांट में, आपको पता है कि
इसी के साथ हम वाटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। या पहले मैं ये बता देता हूँ, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर अगर प्लांट का इंक्रीज़ होगा, आपको पता है कि प्लांट्स ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है कि लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स जो होते हैं, स्पेशली जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स, इनमें ये क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं और स्टोमेटा को ये क्या करते हैं, स्टोमेटा से ये वाटर वेपर्स जो होते हैं, जो H2 होता है, वाटर वेपर्स, वो बाहर फेंकते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन एक ख़ास पॉइंट ये है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और इनमें बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो रहा होगा। समझ आ रहा है? टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो ये जो एक कोशिश करते हैं कि चलो हम वाटर को लॉस करेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज टू मच, जब टू मच टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फिर ये क्या करते हैं, टू मच वाटर लॉस हुई होती है, वाटर लॉस बहुत हुई होती है, तो प्लांट सोचता है कि अरे भाई मैं कितना वाटर को लॉस करूँगा, मुझे कंजर्व करना चाहिए वाटर को, मुझे बचाना चाहिए वाटर को। तो ये क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को क्लोज़ करते हैं। क्या करते हैं? स्टोमेटा क्लोजेस, और एक बार स्टोमेटा क्लोज हो गया। आप मुझे बताइए, हमें ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा भी यहीं से आता था ना, स्टोमेटा से। आप मुझे बताइए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा? क्या हमारा रॉ मटेरियल आता है? रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक ही नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस टू हाई टेम्परेचर। जो है कुछ हद तक अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, तो इसमें पॉइंट याद क्या रखना है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो प्लांट या तो डायरेक्टली एंजाइम फंक्शनिंग पे असर पड़ता है, या तो यहाँ पे स्टोमेटल क्लोजर होता है, वाटर को बचाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होता है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होती है। अब लास्ट वाला जो है वो वाटर के बारे में है। बस इसके, अब हमने प्लांट्स के बारे में सारा फिनिश किया है। अब कल हम एनिमल्स का मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन वाटर को पहले एक सेकंड में देखते हैं। आपको पता है कि वाटर जो है दिस इज़ ऑल्सो रॉ मटेरियल, तो इसकी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इज़न्ट इट? लेकिन अब ये देखेंगे, प्लांट्स जितना वाटर यहाँ से लेते हैं ना ऊपर, अगर ये 100% यहाँ से वाटर लेते हैं, ये यहाँ से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए, ट्रांसपायरेशन हो गया लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ये क्या करते हैं, ये 99% वाटर लॉस करते हैं। और यूज़ कितना करते हैं? यूज़ ओनली 1%। लेकिन ये भी बहुत फ़ायदेमंद है इनके लिए, 99% बाहर से फेंक देना। यहाँ से ऐसे नहीं फेंकते, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको एक्सेंट ऑफ सैप, जो आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा कि यहाँ से यहाँ वाटर खींचने के लिए रूट से, जो लंबे बहुत ही ऊंचे पेड़ होते हैं, उनको यहाँ से यहाँ पानी लेना है, तो उसके लिए ये इनको करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर वो पानी को नहीं खींच सकते, वो आगे बताऊंगा मैं, अभी नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% लॉस करते हैं, 1% यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम यही जो इंपॉर्टेंट इनके लिए फैक्टर है वाटर, अगर ये कम हो जाता है, मतलब वाटर की स्ट्रेस होती है, लो अवेलेबिलिटी हो जाती है, अवेलेबिलिटी, या हम कह सकते हैं वाटर स्ट्रेस है, ये बराबर वैसे ही है कि यहाँ से ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होना चाहिए थ्रू ट्रांसपायरेशन। अगर वाटर कम मिल रहा है तो ये क्या करेंगे, स्टोमेटा को क्लोज करेंगे कि ओपन रखेंगे? स्टोमेटा को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और क्लोज जब स्टोमेटा को करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भले दैट इज़ नॉट अवेलेबल, है ना, अवेलेबल इन लीफ, नॉट अवेलेबल इन लीफ में ये आएगा ही नहीं। सो फोटोसिंथेसिस को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू फोटोसिंथेसिस? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीजेस। ठीक है, एक पॉइंट मैंने और लिखा था यहाँ पे शायद, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए क्लोरोफिल से भी इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोफिल से क्या होगा आप मुझे बताइए, एक मिनट देंगे हम बस, आप मुझे खुद बताइए। क्लोरोफिल जो है वही तो हार्नेस करता है, वही तो यूटिलाइजेबल बनाता है सोलर एनर्जी को,
वही सोलर एनर्जी को बोलता है, तो मैं कन्वर्ट करूँगा फूड की एनर्जी में। तो ये क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल अगर किसी प्लांट में ज़्यादा है, आप मुझे बताएं, मोर क्लोरोफिल, आप मुझे बताएं, मोर क्लोरोफिल, मोर फोटोसिंथेसिस और लेस फोटोसिंथेसिस, टेल मी। मोर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है जितना ज़्यादा क्लोरोफिल है उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आप मुझे बताइए, खुद बताइए, अगर लीफ अब ज़्यादा बड़ा होगा, लीफ बिग और ब्रॉड, ठीक है, उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। जिस प्लांट के लीव्स बड़े होंगे उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी कि कम फोटोसिंथेसिस? एक तो उनमें ज़्यादा सनलाइट उन पे पड़ेगी, है ना, सनलाइट ज़्यादा, लेकिन दूसरा ये भी है कि उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होगा। दैट मीन्स मोर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। बस इतना याद रखेंगे, बस क्लोरोफिल भी जितना होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी बताइएगा। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हाट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स? इसका आंसर भी कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।